अस्सलाम वालेकुम। हाउस ऑफ नॉलेज, लेक्चरर कॉमर्स, अकाउंटेंट, ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स और अकाउंट्स ऑफिसर, और इसी तरह कॉमर्स के हवाले से जितनी भी सीटें कॉमर्स फील्ड की हैं, उनकी तैयारी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन या एनटीएस ओटीएस पीटीएस के जरिए अनाउंस होती हैं, उनकी बिल्कुल फ्री तैयारी जो है वो हाउस ऑफ नॉलेज अपने चैनल पर करवाने जा रहा है। हम तैयारी किस तरह करेंगे, जैसे हमारे पास जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि 15 सब्जेक्ट्स हैं जिनको हमने जो है वो कवर करना है या कंप्लीट करना है, जिसके बाद हमारी इन तमाम सीटों की तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो इन 15 सब्जेक्ट में हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, स्टीफन पी रॉबिन्स की बुक है। हमने इस सब्जेक्ट के 100 से 150 एमसीक्यूज जो हैं वो उनको डिस्कस करना है, लेकिन सिर्फ एमसीक्यूज को डिस्कस नहीं, एमसीक्यूज नहीं करने, बल्कि हमने कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है। कॉन्सेप्चुअल स्टडी का मतलब क्या है कि एक टॉपिक अगर आया है, कोई भी टॉपिक है, उसमें से कोई एमसीक्यूज आया तो हम उस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ये जो 100 या 150 एमसीक्यूज हैं, ये हमने कहाँ कहाँ से लिए हैं, इसमें एक तो जो बुक है वहां से हमने डाटा लिया है, उसके अलावा वेबसाइट है, जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स हैं वहां से डाटा लिया है, और वेबसाइट्स के साथ साथ जो आपके पास पेपर्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स हैं कि तैयारी किस तरह की जाए या करवाई जाए, कौन से एमसीक्यूज करवाने हैं कौन से नहीं। तो ये जो पास पेपर्स हैं, ये इसमें जो जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे भी हमने इकट्ठे किए हैं और उनको हमने जो है वो कंपाइल करके आपके सामने रखा है। तो इंशाल्लाह इन 15 सब्जेक्ट्स की हम बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी करवाएंगे। आपने अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाना है। और अब इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला एमसीक्यूज है, उसकी अगर हम बात करें, इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद एंड थ्रू अदर पीपल। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट किसको कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली, लोगों के साथ मिलकर या लोगों के जरिए। अब यहाँ पे जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, और इसको हम सीखेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब होता है पीक लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। एफिशिएंसी जो है वो रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट का। एफिशिएंसी का मतलब है कि हमने मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना है, यानी अपनी जो रिसोर्स कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है और प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है। तो मिनिमम इनपुट से हमने मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना है। ठीक है, ये हमारा जो है वो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है। और ये आप डिफरेंट जो एमसीक्यूज है या स्टेटमेंट है उसमें देखेंगे कि वो कभी आपसे कहेगा कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो आप वो वहां पे ऑप्शन होगा मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करना है, या द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। फिर उसके साथ डेफिनेशन की बात करें तो एफिशिएंसी रेफर्स टू गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट्स आर रिसोर्सेज। यानी इसका मतलब क्या है कि आपने लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट से जो है वो आपने हाईएस्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट हासिल करना है, या आपने कम से कम जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करना है, मिनिमम यूज करना है आपने रिसोर्सेज का, एनर्जी का, लेबर का, टाइम का, और अपनी जो प्रोडक्शन है उसको आपने जो है वो मैक्सिमम करना है। तो इन सारे रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करके आपने ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोडक्शन हासिल करनी है। और अपनी जो रिसोर्स कॉस्ट है, रिसोर्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो उस पर जो खर्चा आपका आ रहा होता है उसको हम रिसोर्स कॉस्ट कहते हैं। तो रिसोर्स कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और जो आपके पास प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमम करना है। इस कॉन्सेप्ट को हम एफिशिएंसी कहते हैं। अब इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डिजायर्ड आउटकम, यानी आपने जो एंड रिजल्ट है, यानी कोई भी टारगेट आपने सेट किया है या आपने उस टारगेट को अचीव करना, जो टारगेट आपने सेट किया है उसको अचीव करना जो है, ये इफेक्टिवनेस कहलाता है। तो इसको हम डिजायर्ड आउटकम भी कह सकते हैं, इसको हम जो है वो एंड रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को भी अब हम पढ़ लेते हैं। जी, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल्स। गोल अटेनमेंट आर टू अचीव द डिजायर्ड टारगेट्स इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब देखें, आपने जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है, एक्टिविटीज को कंप्लीट करना है, डूइंग द राइट टास्क, गोल अटेनमेंट, आपने अपना गोल जो है वो आपने जो है वो अचीव करना है। उसके बाद हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज।
लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी लेवल। देखिए हम ना इसमें एक पूरा डायग्राम है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको ये एमसीक्यू समझ आएगा। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। अब जो डायग्राम है इसकी तरफ हम देखते हैं, आपके सामने ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो तकरीबन आपके जो है वो 10 से 15 सवाल जो है वो हल हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से आपका एक एमसीक्यूज पेपर में आना ही आना होता है, बाज़ का 3 भी आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, सिर्फ इसी एक टॉपिक से। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसमें इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपके सामने इसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजर्स, लेवल्स ऑफ मैनेजर्स। आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और नोट करना है साथ साथ, क्योंकि तकरीबन अगले 10 सवाल इसी टॉपिक में से हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजर्स में अगर आप देखें तो 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, फिर मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, और उसके नीचे सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट है। अभी हमने सवाल था कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, उसको ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट मैनेजमेंट भी कहते हैं। और उसके साथ क्योंकि इन्होंने जो है वो इन्होंने तमाम जो वर्क फोर्स है उसको कंट्रोल करना होता है और उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना होता है, और ऑपरेशन जो है जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इसी जो लेवल पे जो है वो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको तरतीब से डिस्कस करते हैं। अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो है वो डाउनवर्ड से अपवर्ड है, और अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो वो जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड नीचे की तरफ आपको जो है वो नजर आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजर्स कौन कौन से होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आपके पास, चेयरमैन है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सीईओ और सीएफओ, और इसी तरह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। अब इसी तरह एक एमसीक्यूज आप देखेंगे कि सीओओ स्टैंड्स फॉर, तो वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनता है। फिर एक एमसीक्यूज उसने पूछा हुआ था कि इनमें से सी लेवल एग्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो सी लेवल एग्जेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं भाई। सी लेवल एग्जेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे सीएफओ, सीईओ या COO, ये जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, चीफ सेल्स ऑफिसर है, ये सारे जो हैं ये सी लेवल एग्जेक्टिव्स में आते हैं। तो एक वहां पे चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का ऑप्शन था, तो वो उसमें जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। तो यानी वो आपसे पूछ सकता है इसमें सी लेवल एग्जेक्टिव कौन सा नहीं है, या किसी एक की जो है वो आपसे पूछ सकता है कि सीईओ स्टैंड्स फॉर। तो इस तरह के सवाल भी वो पेपर में आपसे पूछ लेता है। अब ये सारे टॉप लेवल मैनेजर्स हैं। ये टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब पहले हम टॉप लेवल मैनेजर्स के काम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। भाई इनका काम होता है डिसीजन मेकिंग। इन टॉप लेवल मैनेजर्स जितने भी होते हैं इन्होंने एक तो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस की डिसीजन मेकिंग इनके पास होती है। फिर इसी तरह इन्होंने जो है वो डिसीजन मेकिंग के साथ साथ पॉलिसीज बनानी होती है, प्लान्स एंड पॉलिसीज, ये भी इनका काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने जो है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को जॉब असाइन करनी होती है। देखें ना, ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं इनको जॉब्स जो है वो किन्होंने असाइन करनी होती है, ये या टास्क जो असाइन करने होते हैं वो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो है वो करने होते हैं। फिर डायरेक्शन और लीडरशिप जो है वो भी जो है वो प्रोवाइड करने या देनी होती है। लीडरशिप का रोल भी लीडरशिप का जो किरदार है या रोल है वो भी प्ले करना होता है टॉप मैनेजमेंट ने। फिर अगर हम उसके बाद उसके साथ साथ जो है इन्होंने जो है वो रिसोर्सेज का भी अरेंजमेंट करना होता है। जो रिसोर्सेज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनका भी अरेंजमेंट इन्होंने करना होता है, इनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स की वर्किंग है वो ये काम करने होते हैं। मेन काम इनका क्या होता है, पॉलिसीज बनाना, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना, डिसीजन मेकिंग करना, मिडिल मैनेजर्स के लिए जॉब असाइन करना, या मतलब जो भी टास्क उन्होंने परफॉर्म करवाने या इम्प्लीमेंटेशन करवानी है तो इन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट ने मिडिल लेवल मैनेजमेंट से करवानी है। तो इसी तरह फिर रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना, ये सारे काम जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब इन तमाम कामों के लिए इनको जो है वो हर किस्म की स्किल्स की जरूरत होती है। कंसेप्चुअल स्किल्स भी चाहिए होती हैं, इनको टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, इनको जो है वो पॉलिटिकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, वो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इस वजह से रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि ये ऐसी स्किल्स होती हैं जिनका जो ताल्लुक है वो आइडिया के साथ होता है,
क्रिएटिविटी के साथ होता है, तो इनोवेशन के साथ होता है। तो अब आप देखें कि सवाल पूछा जाता है कि या तो वो आपसे पूछेगा कि डिसीजन मेकिंग करना किसका काम है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाना किसका काम है, तो ये सारे किसके काम है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम है। और उनको कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो कंसेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। और टॉप लेवल मैनेजर्स में आते कौन कौन है, ये सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये देखें टॉप लेवल मैनेजमेंट के हवाले से यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 4 से 5 सवाल हैं कि इनकी वर्किंग क्या है, पॉलिसीज बनाना किनका काम है, डिसीजन मेकिंग करना किनका काम है, और इनको सबसे ज्यादा स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि जो हाईली पेड आपका हाईली पेड जो होते हैं वो कौन होते हैं, सबसे ज्यादा जो किस लेवल पे जो है वो सैलरीज सबसे ज्यादा सैलरीज होती हैं। तो हाईली पेड जो लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। तो ये सवाल भी पेपर में पूछा गया, आगे जो है वो स्लाइड्स में ये सवाल भी मौजूद होगा। तो ये टॉप लेवल मैनेजर्स के हवाले से थे। अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की। तो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स को हम कहते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर। अब हम मिडिल लेवल मैनेजर्स की तरफ आ जाते हैं। ये सारे होते हैं डिपार्टमेंटल मैनेजर्स या ब्रांच मैनेजर्स। ठीक है, एक तो आपने ये ज़हन में रखना है इनकी एग्जांपल के लिहाज से कि या तो ये होंगे डिपार्टमेंटल मैनेजर या फिर होंगे ब्रांच मैनेजर। ठीक है, ये दो होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, देखिए टॉप लेवल मैनेजर्स ने जो डिसीजन मेकिंग की है, टॉप लेवल मैनेजर्स ने डिसीजन मेकिंग की है, या उन्होंने जो है वो प्लान्स बनाए हैं, उन प्लान्स पर इंप्लीमेंटेशन करवाना किनका काम है, ये डिपार्टमेंट मैनेजर्स या ब्रांच मैनेजर का काम होता है, यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है। एक तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्लान्स। अब अगर वो किसी भी सवाल में आपसे पूछता है कि जी इंप्लीमेंटेशन करवाना या जो इम्प्लीमेंटेशन करवाना और उसके साथ जो प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना किसका काम है, तो वो भाई आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम है। फिर इसी तरह रिक्रूटमेंट करना वो भी किसका काम है, वो भी आपके जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं उन्होंने करनी होती है। जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है वो भी आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें जो मोटिवेट करना होता है अपने सब ऑर्डिनेट्स को या फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को, वो भी जो है वो इनकी ड्यूटी होती है। तो दो मेन काम होते हैं, एक तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज और दूसरा रिक्रूटमेंट और मोटिवेट करना। ये दो जो है वो बेसिक इनकी वर्किंग होती है। अब मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं इनको सबसे ज्यादा, अब देखिए जो स्किल्स है ना, वो हर जितने भी तीन, चाहे वो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, तीनों को रिक्वायर्ड होती है और हर स्टेज पे रिक्वायर्ड होती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा, जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड थी, इसी तरह ये जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं इनको सबसे ज्यादा जो स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वो कौन सी होंगी, वो ह्यूमन स्किल्स होंगी, यानी इंटरपर्सनल स्किल्स होंगी। उसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं या ह्यूमन स्किल्स कह सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है ह्यूमन स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है, तो एक ये सवाल भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं निचले लेवल पे और वो है फर्स्ट लेवल मैनेजर्स। अब यहां से भी काफी जो है वो सवाल पूछे जाते हैं फर्स्ट लेवल मैनेजर्स की। अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स को हम सबसे पहले लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसको लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, और उसके साथ साथ हम इसको जो है वो ऑपरेटिव मैनेजर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनको मॉनिटर करना होता है। तो इनको एक तो यहाँ पे आप नोट कर लें कि लोअर लेवल मैनेजर कहते हैं, दूसरा इनको ऑपरेटिव मैनेजर्स भी कहते हैं। और अभी जो सवाल भी हमने इससे प्रीवियस एमसीक्यूज नंबर 2 डिस्कस किया वो भी यही था। फिर एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि ये जो फॉरमैन होता है ये जो है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे आता है, तो ये भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आते हैं। यहाँ पे सुपरवाइजर जो है वो भी होगा, सुपरवाइजर भी वो पूछ लेता है कि सुपरवाइजर जो है वो किस लेवल ऑफ मैनेजर्स पे आता है। अब ये देखें ये सारे जो है वो ये आपके फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं, इनको लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर्स भी कहा जाता है, इनको सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट भी कहा जाता है, इनको ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहा जाता है। ये सारे नाम आपने जो है वो इसके याद रखने हैं। और इसमें सुपरवाइजर्स की एग्जांपल वो पूछ लेता है आपसे, फॉरमैन की एग्जांपल पूछ लेता है, तो ये सारी एग्जांपल्स आपने याद करनी है। अब ये जो है इन्होंने डे टू डे एक्टिविटीज मॉनिटर करनी होती है नॉन मैनेजेरियल स्टाफ की। अब इनके नीचे जो है वो नॉन मैनेजेरियल स्टाफ होता है, जितने भी इंप्लॉइज होते हैं। तो नॉन मैनेजेरियल स्टाफ होता है
और नॉन मैनेजेरियल स्टाफ से काम किसने लेना होता है? सुपरवाइजर्स ने, या आप कह लें कि ऑपरेटिव मैनेजमेंट ने। इंस्पेक्टर है, या इस तरह का क्लर्क है, या सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव है, सेक्शन ऑफिसर है, तो ये इन्होंने किससे काम लेना होता है? नॉन मैनेजेरियल स्टाफ से। तो नॉन मैनेजेरियल स्टाफ जो होता है, या फिर एक मरतबा ये भी सवाल पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं वो किस लेवल पे होते हैं मैनेजमेंट के? तो टॉप लेवल पे सबसे कम होते हैं, फिर मिडिल लेवल है, फिर फर्स्ट लेवल मैनेजर जो है वहां पे सबसे ज्यादा जो है वो एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर्स होते हैं। और नॉन मैनेजेरियल स्टाफ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नॉन मैनेजेरियल स्टाफ ने जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन ये करवाने किन्होंने होते हैं? जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है। तो इस वजह से इसको ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो अब ये जो ऑपरेटिव मैनेजर्स होते हैं इनको सबसे ज्यादा जो, या जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, इनको सबसे ज्यादा जिस स्किल की जरूरत होती है वो टेक्निकल स्किल्स होती हैं। अब ये टेक्निकल स्किल्स इनको क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? देखें, टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या होता है कि जो जिन मशीनों से आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके बारे में जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं उनको, या सुपरवाइजर्स हैं, उनको पता होना चाहिए। तो टेक्निकल स्किल्स वो होती हैं जो जॉब के साथ डील करती हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन किस तरह हो रही है, मशीन जो है उस वो कितनी उसकी प्रोडक्शन कितनी है, और कितना टाइम लग रहा है, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने रिक्वायर्ड हैं। और इसी तरह टेक्निकल स्किल्स की अगर हम बात करें तो जो मशीनरी है उसको चलाना कैसे है, अगर कोई उसका पुर्जा खराब हो जाता है या कोई और चीज उसमें खराब हो जाती है, तो उसके बारे में फिर सारी चीजों के बारे में जो फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं उनको पता होता है। तो ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजर्स हैं। अगले जितने भी सवाल आएंगे वो सारे इन्हीं के हवाले से हैं। अगर आपने इनको याद कर लिया तो आपके लिए आने वाले सवाल जो हैं वो बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम आपको, मैं फिर डे टू डे एक्टिविटीज को मॉनिटर करना होता है, और इन्होंने वेस्टेज जो है, आपके जो रिसोर्सेज हैं कंपनी के, उसके वेस्टेज को मिनिमाइज करना होता है। तो रिसोर्स कॉस्ट जैसे हमने पढ़ा था एफिशिएंसी के अंदर, के मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को भी इन्होंने जो आपके फर्स्ट लेवल मैनेजर्स हैं उसको जो है वो रिड्यूस करना होता है। तो ये जो है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्किल्स ऑफ मैनेजर्स, और स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर मैनेजर, और फिर इसी तरह जो लेवल्स ऑफ मैनेजर्स हैं वो इस टॉपिक से आपके जो है वो कवर हो जाते हैं। अब हम जितने भी सवाल पढ़ेंगे आगे, तकरीबन 5 से 10 सवाल हैं, जो इन्हीं में से अगर आपने इसको समझ लिया है तो आपको वो सवाल जो है वो आते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बल्कि इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज आल्सो नॉन एज, लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है उसको ऑपरेशनल भी कहते हैं, उसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहते हैं, और उसको जो है वो हम ऑपरेटिव, जो ऑपरेशनल का मतलब यही हो गया कि ऑपरेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये भी आपने, और इसको इनको फर्स्ट लेवल मैनेजर्स भी कहा जाता है। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्निकल स्किल्स आर लार्जली रिक्वायर्ड एट। देखें, दो स्टेटमेंट हैं, किसी भी तरीके से वो सवाल पूछ सकता है। टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो भाई किसके लिए टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं या लोअर लेवल के लिए होती हैं? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो मशीनरी है या जो भी प्रोडक्शन हो रही है उस हवाले से उनके पास तमाम डिटेल्स या तमाम चीज़ों का उनको नो हो होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको वो डील कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो लार्जली रिक्वायर्ड आर्ट। देखें, टेक्निकल स्किल्स फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को सारी स्किल्स ही रिक्वायर्ड होती हैं। उनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी रिक्वायर्ड हैं, उनको टेक्निकल भी रिक्वायर्ड है, उनको ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स भी रिक्वायर्ड है, लेकिन सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड हैं वो कौन सी हैं? वो आपके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। अब अगले 2 सवाल हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई है कि इस तरह पेपर में सवाल वो इस तरह से पूछता है, या जो स्टेटमेंट आपको देता है वो इस तरह से होती है कि फॉर एग्जांपल अली है, वो रिटायर हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन से, और उसमें वो काम क्या कर रहा था? वो पॉलिसीज बना रहा था या पॉलिसी की फॉर्मुलेशन कर रहा था। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही वाज वर्किंग, तो वो कौन सा लेवल था जिस पर वर्किंग कर रहा है? अब हमने पढ़ा है कि पॉलिसीज बनाना या पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना, या इसी तरह डिसीजन मेकिंग करना, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को डिसाइड करना, या मिडिल मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस देना या उनको जॉब असाइन करना,
डायरेक्शन देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या लीडरशिप का रोल प्ले करना, या कंपनी को कंट्रोल करना, या कंपनी के रिसोर्सेज को अरेंज करना, ये सारे काम किसके हैं? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैं। फिर इसी तरह अगर जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे एक बंदा जो है वो इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्सिबल है इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान्स को जो कि डेवलप किए टॉप मैनेजमेंट ने, तो वो फिर किस लेवल पे, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है? तो यहां पे आप देखें कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट ने जो प्लान्स बनाए उसको इंप्लीमेंट किसने करवाना है? वो मिडिल मैनेजमेंट ने करवाना है। अगर कोई बंदे की जिम्मेदारी ये है, तो इसका मतलब है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है? वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। इसे नेक्स्ट एमसीक्यूज की अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को अगर हम देखें, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है 6। कहता है जी, मैनेजर्स विद टाइटल सच एज डिपार्टमेंट हेड, प्रोजेक्ट लीडर, प्लांट मैनेजर और डिवीजन मैनेजर आर कॉल्ड। ये वो तमाम मैनेजर्स जो कि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उन सबको हम मिडिल लेवल मैनेजर्स कहते हैं। अभी हमने पढ़ा कि जितने भी टाइटल हैं, डिपार्टमेंट हेड है, प्रोजेक्ट लीडर है, प्लांट मैनेजर है, डिवीजन मैनेजर है, वो मिडिल मैनेजर्स होंगे। फिर अगली स्टेटमेंट भी इसी तरह है, दे आर सबऑर्डिनेट टू टॉप मैनेजमेंट एंड सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। देखें, सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन है? मिडिल लेवल मैनेजर्स। और सबऑर्डिनेट कौन है टॉप मैनेजमेंट के? वो आपके पास कौन है? वो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं। क्योंकि टॉप लेवल अब को फर्स्ट लाइन मैनेजर जो है या सुपरवाइजर जो है वो डायरेक्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास तो नहीं जाएगा, वो दरमियान में जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं, ये ब्रांच मैनेजर्स हैं, उनके पास जाएगा। तो विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस स्टेटमेंट? तो वो आपके पास मिडिल मैनेजर्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चले। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि हाईली पेड सैलरीज टू विच टाइप ऑफ मैनेजमेंट लेवल। प्रीवियस जो लेक्चरर कॉमर्स था, उसके बाद भी जितने भी कॉमर्स के पेपर हुए हैं उनमें से भी ज्यादातर सवाल आपने ये देखा होगा, हाईली पेड सैलरीज किस मैनेजमेंट लेवल पे दी जाती हैं? तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीएफओ है, सीओओ है यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, चीफ सेल्स ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, ये सारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। कंपनी हैव लार्जेस्ट एम्प्लॉइज ऑन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट? तो ये भी पास पेपर्स का क्वेश्चन है। लोअर लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर जो है वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। टॉप लेवल मैनेजर्स रिक्वायर्ड। अब देखें, टॉप लेवल मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। हालांकि इनको बाकी स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, टेक्निकल स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्होंने सोचना होता है, इन्होंने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, क्रिएटिविटी करनी होती है, इनोवेशन करनी होती है, या चीजों को जो है वो प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी होती है, तो इस वजह से इनको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाइज टू मैनेजर एट। देखिए, मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो मैनेजर्स को ऑल लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन पे, अभी हमने पढ़ा कि ये जो स्किल्स हैं, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हैं, चाहे वो कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, चाहे वो आपके पास जो ह्यूमन स्किल्स हैं, ये सारी की सारी मैनेजर्स को रिक्वायर्ड होती हैं और हर लेवल पे रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस वजह से मैनेजमेंट स्किल्स अप्लाइज टू मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है ऑडिट ऑफिसर का, उसमें भी ये एमसीक्यूज मौजूद था। इज द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस की बुनियादी वजह क्या होती है, या एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट क्यों कर रही है, यानी एग्जिस्टेंस की रीजन जो है उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल मिशन कहते हैं। ये जो विजन और मिशन में डिफरेंस होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मिशन जो होता है वो क्या होता है और विजन क्या होता है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हो, बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट हो, एचआरएम हो, या कोई भी और सब्जेक्ट अगर आप कॉमर्स के हवाले से देखते हैं, तो उसमें ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और इस हवाले से एक सवाल लाजमी पेपर में पूछा जाता है। देखिए, विजन क्या होता है, मिशन और विजन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले मिशन की बात करते हैं। मिशन होता है करंट स्टेट। एक वर्ड आपने इसको जेन में रखना है। मिशन का क्या होता है? करंट स्टेट। आप करंट स्टेट, करंट स्टेट का मतलब क्या होता है? जहां पर आप आज की तारीख में हैं, आप आज की तारीख में क्या हैं। यहां पे आपके सामने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, सिंगल सेंटेंस आर वेरी शॉर्ट पैराग्राफ दैट इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सप्लेन इट्स एग्जिस्टेंस। एक ऑर्गेनाइजेशन के होने की वजह क्या है, व्हाट इट डज, ये ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रही है और किसके लिए कर रही है, ये मिशन है।
मिशन क्या होता है? आपका शॉर्ट टर्म होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे आप मौजूद हैं, आपकी प्रेजेंट जो है, आपका जो करंट प्रेजेंट जो है वो आपका मिशन है। मिशन में जो है वो कंपनी क्या है, कंपनी क्यों मौजूद है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और कंपनी उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे हासिल कर रही है या कैसे हासिल करेगी, इसको जो है वो हम मिशन कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है, यानी इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो विजन के होते हैं। उसके बाद इसका जो प्रेजेंट मोटिव होता है और परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके मिशन में आ जाती हैं। अब विजन की बात कर लें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विजन का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि मिशन, एक मिशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो जहां पर आज की डेट में आप मौजूद है, और विजन क्या है, कंपनी बनना क्या चाहती है, जहां पे आप पहुंचना चाहते हैं, यानी आपका फ्यूचर में गोल क्या, आप फ्यूचर को कंपनी फ्यूचर में जो कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। जैसे मैं कहूं कि पाकिस्तान में जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो अभी मैंने बनानी शुरू करनी है या बनानी शुरू की है, तो ये मेरा मिशन तो हो सकता है कि मैंने इतनी बनानी है, लेकिन विजन क्या है कि मैं पूरे पाकिस्तान में जो है वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक बाइक्स होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में, तो दूसरी बाइक होनी ही नहीं चाहिए। तो एक ये भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। तो विजन का मतलब क्या है कि कंपनी क्या बनना चाहती है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ कंपनी। ये एक जो है वो लाइन आप नोट कर लीजिएगा, पेपर में भी आपसे पूछता है, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ कंपनी। इसी एक लाइन में जो है वो आपको समझ आ जाएगी, डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी की जो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन है उसको हम विजन कहते हैं। तो अ सिंगल सेंटेंस दैट डिफाइंस द डिजायर्ड इमेज आर लेगेसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पॉइंट फॉर इनटू द फ्यूचर। यानी विजन क्या फिर होगा, कंपनी बनना क्या चाहती है, जहां पे कंपनी पहुंचना चाहती है, और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्योंकि मिशन के अंदर जो है वो शॉर्ट टर्म थे, यहाँ पे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और विजन जो है वो नॉर्मली चेंज नहीं होता, लेकिन जो मिशन है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कंपनी जो है वो अगर उसने विजन, अपने विजन को वो हासिल करने के लिए छोटे छोटे जो मिशन है वो जो है वो हासिल करती है ताकि विजन के करीब हो सके। तो मिशन और विजन का फर्क आपको क्लियर होना चाहिए। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि मिशन जहां पे आप आज मौजूद हैं, विजन जहां पे कंपनी पहुंचना चाहती है। मिशन क्या है कि कंपनी की एग्जिस्टेंस की वजह क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है और किसके लिए करना चाहती है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और विजन का मतलब क्या है कि कंपनी जो है बनना क्या चाह रही है, या फ्यूचर पोजीशन कंपनी की डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन क्या होगी। तो ये हमारे पास जो है वो मिशन और विजन का डिफरेंस था। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, मैनेजमेंट डील्स विद इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और नन ऑफ दीज। देखें, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। जी, तो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में से भी एक सवाल आपके पेपर में जो है वो लाजमी पूछा जाता है। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखें, मैं यहाँ पे जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को डिस्कस कर देता हूँ। ये जैसे एक इंटरनल इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ये इंटरनल है, और इसके बाहर वाला जो है वो एक्सटर्नल है। ये सारा इन्वायरमेंट जो है वो कंपनी का एक्सटर्नल है। अब मैनेजमेंट जो है वो उसने इंटरनल को भी डील करना होता है और एक्सटर्नल को भी डील करना होता है। इंटरनल जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कौन कौन होता है, या इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, इसमें कस्टमर्स होते हैं। ये भी सवाल वो अक्सर पूछ लेता है। इंटायर जो इंटरनल एनवायरनमेंट में कस्टमर्स हैं, मैनेजर्स हैं, फिर इसी तरह आपके सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये सारे लोग जो हैं आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। फिर इसी तरह आपके बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, और उसके साथ साथ आपके जो कंपेटिटर्स हैं, ये सारे जो हैं वो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट या टास्क एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। अब ये इंटरनल एनवायरनमेंट को भी मैनेजमेंट ने डील करना होता है। अब अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करें, या एक्सटर्नल जो हमारे पास फैक्टर्स होते हैं या डायमेंशंस होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें एक हमारे पास पॉलिटिकल होती है, पॉलिटिकल या लीगल भी, पॉलिटिकल होती है, लीगल है, फिर इसी तरह
सोशल डायमेंशन होती है, फिर इसी तरह हमारे पास इकोनॉमिकल होती है, या इकोनॉमी के हवाले से होती है, फिर इसी तरह हमारे पास इंटरनेशनल होती है। ये सारे जो हैं वो आपका कौन सा होगा, ये आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। तो मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ उसने इंटरनल एनवायरनमेंट को डील नहीं करना, बल्कि जो एक्सटर्नल डायमेंशंस हैं या जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको भी डील करना होता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल और एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन होता है। अब इसी तरह एक सवाल मेरे ज़हन में आ गया, अभी पेपर में पूछा हुआ था कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, तो देखें स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका कंपनी में या बिजनेस में कोई इंटरेस्ट होता है। अब कस्टमर हैं, मैनेजर्स हैं, आपके जो सप्लायर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कंपनी के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई जो है वो कंसर्न होता है, या आप ये कह लें कोई डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आ जाता है। तो इसके हवाले से भी एक सवाल वो पूछता है मिशन और विजन में, टॉप लेवल में। देखें ये जो पहला चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहले चैप्टर में से आपके तकरीबन 2 से 3 सवाल जो हैं वो लाजमी पूछता है। तो मैनेजमेंट अगर आपने, जब हम मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें आपने इस चीज को ध्यान में रखना है कि ज्यादातर आपके जो सवाल हैं वो पहले 2 और इसी तरह फिर एक आपके पास मोटिवेशनल थ्योरी वाला टॉपिक है, उसमें से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट किसको कहते हैं, या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी किसको कहते हैं। तो हेनरी फ्योल जो है इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हेनरी फ्योल जो है, आपको पता है कि एक तो इसमें बाजुकात ये सवाल पूछ लेते हैं कि ये इसका ताल्लुक कहाँ से था, तो ये फ्रेंच इंजीनियर था। या आप कुछ वेबसाइट पे जो है वो आंसर इस तरह होगा कि फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट था। ठीक है, तो वो फ्रेंच इंजीनियर कह ले या इंडस्ट्रियलिस्ट आपको कह ले, तो यहाँ पे आपने ये ज़हन में रखना है कि हेनरी फ्योल जो है वो फ्रेंच इंजीनियर या इंडस्ट्रियलिस्ट था, और इंजीनियर था उसके साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी था। इसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। इसको फादर ऑफ मैनेजमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। बड़े फेमस इसके जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, और उसके साथ साथ ये जो इसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए वो आज भी इंप्लीमेंट होते हैं, यानी इतने फेमस हैं, और वो आज भी इंप्लीमेंट होते हैं और यूनिवर्सली यानी हर जगह पे उनको एक्सेप्ट किया जाता है। फिर इसने थ्योरीज भी दी जो कि हर जगह पे एक्सेप्ट की जाती हैं, तो इस वजह से इसको फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो नोट कर लेना है या याद कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, बाज़ औक़ात वो ये सवाल पूछ लेता है कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है ये किसने दी। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी जो है वो एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी। एफ डब्ल्यू टेलर जो है इसने ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड को खत्म करके एक साइंस डेवलप करने का कहा था। फिर इसने कहा था कि एम्प्लॉयज को जो है वो ट्रेन किया जाए, पहले उनको रिक्रूट किया जाए, उनको हायर किया जाए, फिर उनको ट्रेन किया जाए, उनको डेवलप किया जाए, फिर उनसे काम लिया जाए वर्क स्पेशलाइजेशन के बाद। तो इसने जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी, तो इस वजह से इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का सवाल आए तो आपने एफ डब्ल्यू टेलर को ज़हन में रखना है, और हेनरी फियोल जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट का फादर है, क्योंकि उसने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये जो 2 अगले क्वेश्चंस हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम एक जो ओवरऑल मिंट्सबर्ग के मैनेजरियल रोल हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास ये 3 किस्म के रोल होते हैं। मिंट्सबर्ग जो था उसने बताया कि जो मैनेजर्स होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या रोल होता है। तो अब ये भी आपको याद होने चाहिए। जैसे मिंट्सबर्ग ने जो है वो बताया कि आपके पास 3 किस्म के मैनेजर्स रोल प्ले करते हैं। एक है इंफॉर्मेशनल, दूसरे हैं इंटरपर्सनल, और तीसरे हैं डिसीजनल। देखें इंफॉर्मेशनल में कौन से रोल होते हैं, एक मॉनिटर का है, यानी जो मैनेजर है वो कौन कौन से काम करते हैं। तो आपने एक तो इसको याद किस तरह से करना है, आपको ये पता हो कि इंफॉर्मेशनल में कौन से 3 रोल आते हैं, इंटरपर्सनल में कौन से 3 आते हैं,
और फिर डिसीजनल के अंदर कौन से आते हैं। वो पेपर में आपसे पूछेगा कि मुझे ये बताएं कि जो लीडर है वो कौन सा रोल है, वो इंफॉर्मेशनल है, इंटरपर्सनल है या डिसीजनल है, तो आपने ये बताना है। वो आपसे कहेगा रिसोर्स एलोकेटर कौन सा रोल है, तो वो डिसीजनल है। तो देखें इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशनल रोल क्या होता है। इंफॉर्मेशनल रोल की बात करें तो इसमें तीन ये इंफॉर्मेशनल होता है कम्युनिकेशन के हवाले से। इसमें जो है वो ये रोल हमारा होता है कम्युनिकेशन के हवाले से, यानी जितनी भी कम्युनिकेशन है वो मैनेजर्स ने करनी होती है। तो उसमें सबसे पहले मॉनिटर है। अब मॉनिटर का काम क्या होता है, इसको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। मॉनिटर जो होता है उसने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर का काम होता है जी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके साथ साथ इसने जो है वो, यानी ये एक सेंटर होता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही होती है। तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर ऑफ इंटरनल या एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका काम, वो काम जो है वो मॉनिटर का होता है। डिसेमिनेटर की बात करें तो जिसने न्यूज को हर तरफ फैलाना होता है या ट्रांसमिट करना होता है इंफॉर्मेशन को मेंबर्स तक, उसको हम डिसेमिनेटर कहते हैं। स्पोक्स पर्सन कौन होता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, या आप ये कह लें कि वो एक एक्सपर्ट के तौर पर जो है वो कंपनी का स्पोक्स पर्सन होता है। तो ये तीन है इंफॉर्मेशनल। वैसे पेपर में जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसकी नेचर क्या होती है वो भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी, कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशनल जो है उसके अंदर ये तीन जो है वो आते हैं और ये तीन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल में हमारे पास सबसे पहले फिगर हेड है। फिगर हेड सिंबॉलिक लीडरशिप होती है। आगे इनकी ड्यूटीज लिखी हुई हैं, एग्जांपल्स भी हैं, इनको आपने रीड कर लेना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरपर्सनल में आपको सिर्फ ये तीन पता हो कि कौन कौन से होते हैं। फिगर हेड है, लीडर है, लाइजन है, लीजन भी होता है। इसमें ये तीन है। फिगर हेड कौन होता है, जो कि सिंबॉलिक हेड होता है, रूटीन ड्यूटीज परफॉर्म करता है, जैसे फैक्ट्री सुपरवाइजर है। और इसी तरह लीडर कौन होता है, जो मोटिवेट करता है। लीडर का काम ही होता है मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज को, और उसके साथ साथ उनको डायरेक्शन देना। और फिर इसी तरह जो लीजन ऑफिसर है, इसका मतलब क्या, इसका काम क्या होता है, ये नेटवर्क जो मेंटेन करता है, जो कॉन्टैक्ट का होता है। यानी आप ये कह लें कि जो एक तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसके अलावा फेवर प्रोवाइड करता है दूसरे लोगों को जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड आउटसाइड एंटिटीज, तो ये इसका काम होता है। फिर उसके बाद डिसीजनल है। तो डिसीजनल के अंदर कौन से होते हैं, डिसीजनल के अंदर एंटरप्रेन्योर होता है, जिसने अपना कारोबार स्टार्ट करना, जो डिसीजन मेकिंग करना जानता हो, जो अपना कारोबार स्टार्ट करता है और रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। फिर इसी तरह डिस्टर्बेंस हैंडलर है, रिसोर्स एलोकेटर है, नेगोशिएटर है, ये सारे जो हैं ये डिसीजनल के अंदर आते हैं। अब हम उन दोनों एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हमने उन दोनों एमसीक्यूज को जो है वो आपको आते होंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि इंफॉर्मेशनल में कौन से आते हैं, इंटरपर्सनल में कौन से आते हैं, और उसके साथ साथ आपके पास जो डिसीजनल है उसमें कौन कौन से रोल आते हैं। अब 16 नंबर एमसीक्यूज है। इसमें देखें जी, इज द इम्पोर्टेंट इंटरपर्सनल रोल ऑफ मैनेजर। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंटरपर्सनल रोल है वो उसमें कौन कौन से आते हैं। उसमें फिगर हेड है, लीडर है, लाइजन है, तो ये तीनों आते हैं। तो ऑल ऑफ अबव यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच इज नॉट एन इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर, तो कौन सा इंफॉर्मेशनल रोल ऑफ मैनेजर नहीं है इसमें। तो देखें इंफॉर्मेशनल में कौन सी तीन आती हैं, पहले हम उनको देख लेते हैं। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर आता है, डिसिमिनेटर आता है और स्पोक्स पर्सन आता है। लेकिन डिस्टर्बेंस हैंडलर जो होता है वो आप खुद देखें कि डिसीजनल जो होता है, रोल होता है, उसमें डिस्टर्बेंस हैंडलर आएगा। अगर कोई डिस्टर्बेंस आई है तो उसको हैंडल कैसे करना है, एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, डिसीजन कैसे लेना है, ये सारी चीजें डिसीजनल में आती हैं। या निगोशिएट कैसे करना है, तो या जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट कैसे करना है, ये सारे काम जो हैं वो डिस्टर्बेंस हैंडलर डिसीजनल में आएंगे, आपके इंफॉर्मेशनल में नहीं आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 18 है हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम मेनी ऑल्टरनेटिव्स इज नोन एज, उसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने सिलेक्ट करना है बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से, तो उसको डिसीजन मेकिंग कहेंगे। या वो स्टेटमेंट इस तरह पूछ सकता है कि selecting one from many alternatives is called decision making। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एमसीक्यूज है
इन मैनेजमेंट मोस्ट स्टैंड्स फॉर मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। ये एब्रिविएशन है, इसको आपने याद कर लेना है कि मोस्ट स्टैंड्स फॉर मिशन ऑब्जेक्टिव्स स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। नेक्स्ट है कि ये जो मोस्ट है ये कौन बनाता है, तो ये इसको फॉर्मुलेट कौन करते हैं, बेसिकली फॉर्मुलेट द मोस्ट, तो कौन इसको बनाता है, मैनेजर्स इसको बनाते हैं। ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। इनको आपने अच्छे तरीके से नोट करना है, इनको बार बार सुनना है, इंशाल्लाह आपके काफी हद तक जो एमसीक्यूज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।